और क्या चीज नहीं करे। सो टेंसर फ्लो से सारी कहानी स्टार्ट होती है। अगेन, हाउ वी गोना पुट ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ फ्लो। फॉर्मूला हमारे पास ये वाला ही है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है within our system, if you're going to pass any information within our system, it means we need to do something कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी इनपुट लेयर से हिडन लेयर तक कैसे लेके जाएंगे, तो और एट द एंड हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसी तरह ही हम अपनी बॉल की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर बॉल की सम पोजीशन यहाँ पे, अगर बॉल जो है वो यहाँ पे था इन द स्टार्ट, तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉल आगे कितनी जगह पे मूव करेगा या किस तरह मूव करेगा। सो इट मीन्स वी हैव अ वेज कि अगर हम उसके इर्द गिर्द सारी चीजें डिजाइन करें तो वी हैव ऑलमोस्ट 360 वेज इन विच द बॉल कैन इजीली ट्रेवल। अब पहला पॉइंट, ये इधर मूव कर सकता है या बैक मूव कर सकता है या इधर वापस आ सकता है या सर्कल में मूव कर सकता है, तो ये तो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इफ हम अपने फॉर्मूले को ये कह दें कि जो हमें प्रेडिक्टेड चाहिए वो जो आई है वो गलत है, एक्चुअल हमारे पास ये है। इट मीन्स कि अब जो हमारी इंफॉर्मेशन अभी आई है, बॉल ने इधर मूव करना है, इट मीन्स कि वो गलत है, हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इट मीन्स कि देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है इन दिस फॉर्मूला। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो अगेन इंफॉर्मेशन हम फॉर्मूले में ही पास करेंगे। अगेन, अब फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन कैसे पास करेंगे? मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवाऊंगा डीप लर्निंग की जो एक लाइब्रेरी है। वो उस लाइब्रेरी में क्या था, अगर उस लाइब्रेरी के अंदर देखा जाए तो अगर हम कल वाला पार्ट देखें, कल वाले पार्ट के अंदर अगर हम एनालिसिस करें अपनी चीज़ों को जो कि मैंने यहाँ से इजीली चलाया हुआ है, अगर मैं कल वाला पार्ट का एनालिसिस करूँ, कल वाले पार्ट का एनालिसिस करूँ, तो मुझे मिलता क्या है? मुझे ये चीज़ मिलती है कि कल हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद हमने ये किया था कि हमने इसकी स्पोर्ट्स की एक एग्जांपल ली थी जिसमें वी आर डीलिंग विद स्पोर्ट्स मटेरियल, कि अगर कोई बंदा टेनिस खेलना चाहता है या उसकी उसका टेनिस बहुत अच्छा है खेलने के लिए, तो वो अपनी जो भी शॉट होगा वो किस तरह प्रेडिक्ट करके मार रहा होगा और उसकी हर जो शॉट है वो किस तरह के रैंक में आ रही होगी। और उससे फायदा ये होगा कि जो भी बंदा स्पोर्ट्समैन है, टेनिस खेलता है, तो वो अपना रैंक खुद ब खुद ही सेट कर रहा होगा। उस रैंक की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा हो रही होगी। सिमिलर इन दिस केस, हम वही रिमेनिंग पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे जो जैसे हम कल कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम आई पाइथन का एक डिस्प्ले पैकेज भी इंपोर्ट करेंगे जिसमें हम इसकी इंस्ट्रूमेंटल साउंड ऐड करवाएंगे यूजिंग द फॉर्मूलाज। अब सीक्वेंस इन अ वाइल्ड, सीक्वेंस इन अ वाइल्ड का मतलब होता है एक ऑडियो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं इसमें एक डिस्टॉर्शन आती है। जितनी भी हाई पिच हैं ये वाली, ये डिस्टॉर्शंस हैं। ये एक ऐसी साउंड है जो आपने प्रोड्यूस नहीं की लेकिन आपके सराउंडिंग से वो साउंड प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स कि हमारे डेटा सेट में ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट इस तरह की साउंड से रिलेट कर रहा है, मतलब स्मूथ साउंड नहीं है। हमने अब इस साउंड से या इस साउंड को क्रिएट भी करना है और इस साउंड को रिमूव भी करना है। क्रिएट भी करना, रिमूव भी करना, मतलब कि वी हैव अ फॉर्मूला। हमने एक चीज प्रिडिक्ट करनी है, प्रिडिक्शन में ये आएगा कि हमारी जो साउंड है वो कोई चीज जनरेट कर रही है। एक्चुअली वो जो साउंड है दैट इज अ नॉइस। जैसे अब ये एक्चुअल साउंड है, अब इसमें नॉइस भी है और साउंड भी है। हमें निकालना है कि इसमें नॉइस कौन सी है और साउंड कौन सी है। अगर साउंड अवेलेबल है तो वो साउंड किसकी है, अगर नॉइस है
तो वो किसकी है, क्योंकि साउंड और नॉइस जब दोनों इकट्ठी होंगी तो हम कोई भी चीज़ उसमें से गेट नहीं कर सकते, उल्टा हम किसी और इंफॉर्मेशन में अपने आप को ले जाएंगे जो इंफॉर्मेशन शायद हमें रिक्वायर्ड ही ना हो। तो जो साउंड और जो इसमें इंफॉर्मेशन है हमें अब वो रिक्वायर्ड है, इट मीन्स कि हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को। तो पहला पार्ट जो होता है सीक्वेंस में, वो कोई भी साउंड हो, कुछ भी हो प्रिडिक्शन मॉडल के अंदर, जैसे दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। इसके बाद क्या हो सकता है, इफ आई एम गोइंग टू आस्क कि इसके आगे बाद क्या वर्ड आएगा, देन डेफिनेटली वो कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा, जिसमें हम उसको कुछ भी चीज इससे रिलेट कर सकते हैं। दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक टू अ पार्क टू समवेयर एल्स इन अ कार और समथिंग एल्स। तो हम ऑटोमेटिकली वर्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस पकड़ता हूँ, सपोज करें दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक हो सकता है, फॉर अ वॉश हो सकता है, फॉर प्ले हो सकता है, मतलब you can add anything in prediction words in predicted material. So prediction is the way, जैसे हमने पहले स्टार्ट में करते थे हम प्रिडिक्शन लीनियर रिग्रेशन से, ये इस तरह के रिग्रेशन मॉडल्स अप्लाई करते थे, प्रिडिक्शन मॉडल्स अप्लाई करते थे, स्पोर्ट वेक्टर मशीन को हमने स्टार्ट में अप्लाई किया था, फिर उसके बाद हमने रिग्रेशन की कुछ मॉडल्स अप्लाई किए, जैसे हमने कल प्रिडिक्शन मॉडल जो है वो उसको RCNN को अप्लाई किया। इट मीन्स कि कोई ना कोई मॉडल हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रिडिक्शन, वर्ड्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो हमारे अपने नेटवर्क जो बनता है, नाउ दिस इज नेटवर्क, हमारे पास फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से अब हम आप आगे लेके जाएंगे। इट मीन्स दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक। तो अगर मैं इसको इनकोड करूं फॉर आ को, तो मेरे पास ये इनकोडिंग बनती है फॉर अ वॉक। तो अगर आप दोनों के वर्ड की सेंस देखें, दोनों के वर्ड की सेंस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इट मीन्स देयर इज ओनली टू जीरोस, एक इसके स्टार्ट में है और एक इसके एंड में है। ये जीरो जो है ये एक्स्ट्रा है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं मतलब इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग देखें तो वो सिर्फ डिफरेंस है, बाकी हर चीज जो है वो सेम है। इट मीन्स कि वी आर एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग। अब उसके लिए जो मुझे चीज कोड में ऐड करवानी है, दैट इज टाइम। मुझे टाइम स्टैम्प के ऊपर या टाइम के ऊपर कोई चीज को प्रिडिक्ट करवाना है। इट मीन्स कि आई नीड अ टाइम एक्यूरेसी एज वेल। तो जो मेरा ये वाला पार्ट होगा, इसमें मैं जैसे मैंने क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम रिक्वायर्ड नहीं था। सो आई ऐड द कांस्टेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे कांस्टेंट फिगर चाहिए कि जिसकी बिना पे मैं ये अंदाजा लगा सकूँ जो मेरा टेनिस प्लेयर है उसकी, या जो जो भी स्पोर्ट्समैन है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका रैंक है या नहीं है। क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे रैंक फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या जो बंदा टेनिस खेल रहा है उसका अपना रैंक उसकी प्ले की वजह से है या नहीं है, और फ्यूचर में क्या वो अपना रैंक जो है वो मेंटेन रख सकता है या नहीं रख सकता। सो वी डिजाइन डिफरेंट मैट्रिसेस यस्टरडे। मतलब कहने का ये, अब जब मुझे मुझे ये पता लग गया, अच्छा हाँ मुझे इनकोड करना ही करना है किसी चीज को, तो मैं अपने जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज हैं उनको यूज करता हूँ। फिर यहाँ पे तो हम अपनी डिपेंडेंसीज को यूज नहीं कर पा रहे होते रियल लाइफ में, लेकिन इन मशीन लर्निंग यू कैन यूज। अब प्रॉब्लम क्या है इसको लॉन्ग टर्म में यूज ना करने की? जैसे आप इसको ऐसे समझने कि यू आर टॉकिंग टू समवन ओवर द डिस्टेंस यूजिंग द वाईफाई कनेक्शन, सडनली योर वाईफाई स्विच्ड ऑफ। अब आप वाईफाई के थ्रू बात कर रहे थे, इट मींस कि योर कम्युनिकेशन हैज बीन लॉस्ट। आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो आप अपना बैलेंस बचाने के लिए यू कैन टॉक थ्रू द वाईफाई। अब एक इशू जो यहाँ पे कोड भी किया गया है वो ये है, हमें उस जो लॉस इंफॉर्मेशन या लॉस सिग्नल है
हमें उसका पास्ट बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि उसका पास्ट जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके पास्ट बैकग्राउंड में उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो बात जो है वो अधूरी रह गई या उसको बात करना लाजमी है। अब जैसे ये है, फ्रांस इज वेयर आई ग्रू अप बट नाउ आई लिव इन बॉस्टन, आई स्पीक फ्लुएंट, यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो सकती है? फ्रेंच हो सकती है। फिर उसके बाद इसमें आ सकती है फ्रेंच है, फिर इंग्लिश है, फिर रोमन है, मतलब यू कैन ऐड एनीथिंग। एक बंदा अगर फ्रांस में पैदा हुआ था, इट मीन्स कि डेफिनेटली ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच। बाद में वो बोस्टन में ग्रू रेज अप हुआ या वहाँ पे उसने रहना स्टार्ट किया, तो इट मीन्स कि ही और शी नोज हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश। तो जो चीज़ उसको बाद में मिली होगी वो उसको इजीली रियलाइज करके बहुत इजीली और तेजी से बोल भी सकता है। अब इस चीज़ को ऐड करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? फंक्शन टूल्स। हमें वो फंक्शंस टूल चाहिए जो वो इजीली अपने उसके अंदर ऐड कर सकता है, इजीली उसके अंदर अपने साथ स्टार्ट कर सकता है। फंक्शन टूल्स भी आ गए। अब अगला फैक्टर, इसको कन्वर्ट करना, यूज इंटायर सीक्वेंस ऑफ सेट्स ऑफ काउंट। अब इसको कन्वर्ट करना है, जिसको हम बैग ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। अब इसकी कन्वर्जन में दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक, फॉर अ, अब बैग ऑफ वर्ड, दिस वन मॉर्निंग वन, अब ये चीज इसमें नहीं है। फिर कैट आई, तो अब ये चीज इसके अंदर मिक्सअप हो गई इन अनदर सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ये सीक्वेंस जो है ये ब्रेक हुआ था। अब जब ये सीक्वेंस ब्रेक हुआ, इट मीन्स कि जो सेट ऑफ काउंट है सीक्वेंस का वो भी चेंज हो गया। क्योंकि जब यहाँ पे आता है दिस मॉर्निंग आई टुक माई कैट फॉर अ वॉक, और तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दिस मॉर्निंग कैट आई टुक, तो यहाँ पे ये इस तरह का सीक्वेंस बनेगा, विच इज नॉट अ प्रॉपर इंग्लिश सीक्वेंस प्रॉपरली। अब इस सीक्वेंस को यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेट करने के लिए वी यूज फंक्शन टूल्स। अब इस सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं। Counts does not preserve order. The food was good, not bad at all. Versus the food was bad, not good at all. दोनों में मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं है। समटाइम्स लोग कहते हैं कि दोनों के जो सेंटेंस के मतलब है ये सेम है। यहाँ पे खाना अच्छा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं। यहाँ पे खाना बुरा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सो दैट मेक्स अ लिटिल बिट डिफरेंस इन दीज टू आर्गुमेंट्स। जब हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ब्रेक किस वजह से हो रहा है? नॉट, नॉट। तो जब हम इसको रियल टाइम में लेके जाएंगे तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जैसे यहाँ पे ऐड नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को ऐड करवाता था, दैट इज आई पाइथन। आई पाइथन की कुछ फाइल्स होती हैं जो हमें पिछले पोर्शन से मिलेंगी। दोज फाइल्स आर फ्रॉम द बैक पोर्शन, एंड उसमें से हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो है रो मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। ये हमें पिछले प्रोग्राम की रिक्वायर्ड है जो यहाँ पे ऑटोली हमें यहाँ पे मिल रही है। वो कैसे मिल रही है? विद द हेल्प ऑफ दिस, हाँ आई पाइथन यहाँ पे आया हुआ, दिस आई पाइथन के फंक्शन की वजह से। सो आई पाइथन के फंक्शन से हम वो पिछला जो डेटा है उसको इजीली रीयूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमें ये चीज़ क्यों रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, और इसमें से हम इसका क्या कर सकते हैं। सो अब फैक्टर क्या आता है? जब आप किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर लेते हो, इनकोड कर लेते हो, तो वो अपना मतलब एक अलग सा ले आता है। जैसे मॉर्निंग आई टुक दिस कैट, जैसे पिछली पिछली स्लाइड में हुआ, इसमें दिस मॉर्निंग कैट आई टुक, और इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में मॉर्निंग आई टुक दिस कैट।
इट मीन्स कि कोई भी चीज अपने प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड में नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स, कि व्हेन यू डोंट हैव अ सीक्वेंस टू फिक्स, तो हम उस सीक्वेंस को फिर फिक्स कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ और नेटवर्क्स। तो बैग ऑफ वर्ड्स ने हमें ये दे दिया कि एक्चुअली आपका जो सेंटेंस है वो कैसे रीड हो रहा है बैक एंड पे। और इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए दिस मॉर्निंग टुक द कैट, इसको करेक्ट करने के लिए हम सेपरेट पैरामीटर्स को यूज करते हैं, लेकिन उन सेपरेट पैरामीटर्स को भी IPython में ही यूटिलाइज किया जा रहा होता है। दैट इज इंपोर्ट डिस्प्ले एज IPython डिस्प्ले। सो ये वहां पे उसको इजीली डिस्प्ले वाइज इसको सेट कर लेगा। फैक्ट वन, फैक्ट नंबर 3, दिस, अब यहाँ पे जिसकी जगह कैट आ गई है, टुक द दिस मॉर्निंग, कैट टुक द दिस मॉर्निंग, इट मीन्स कि उल्टा उल्टा ये सारे सेंटेंस अगर हम सेपरेटली पैरामीटराइज करते हैं तो ये सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। इन उल्टे पुल्टे को सीधा जब करते हैं तो हमारे पास जो नेटवर्क यूज होता है दैट इज RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये वाला। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और इसमें वेरिएबल की लेंथ भी जो है वो भी किसी एक प्रॉपर सीक्वेंस तक नहीं होती, वो आप जिस वक्त मर्जी जिधर मर्जी तक उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। वेरिएबल की जो भी लेंथ होती है, वेरिएबल की लेंथ के साथ साथ आप इसके जो सीक्वेंस ऑफ हेड होता है आप उसको भी सेट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम एक्चुअली इसके साथ क्या काम करना चाहते हैं, क्या काम नहीं करवाना चाहते। अब यहाँ पे फ्रॉम TQDM import TQDM, सर जो बाइनरी वेटेज है ना वो सर डिपेंड करती है आपके बाइनरी कोड पे। ये प्रॉपर बाइनरी कोड ही बने हुए हैं जो हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं उसमें से यूजिंग द कैलकुलेशन। सर इसकी जितनी भी वेटेज है वो भी डिपेंड करेगी, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 और फिर 1। एक हम उस सेपरेट पैरामीटराइज को हम बाइनरी वेटेज पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन सर जब हम उस पे लेके आते हैं ना इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यूज पे यहाँ पे, तो सर इसमें वही चीज़ें आती हैं जब आप एक कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस कैलकुलेशन की परफॉर्मेंस में हमें चीज़ जो है वो पैसिव वॉइस में मिलती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जब हम कोई चीज़ को गेट कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम मिस्टेक भी हो जाती है सम टाइम, और सम टाइम जो है वो कुछ और भी हम इसमें चीज़ चला सकते हैं। सो इट डिपेंड्स एवरीवेयर कि हम इसमें क्या चीज़ कैसे करते हैं, क्या चीज़ कैसे नहीं करते। तो बाइनरी कोडेड समटाइम डिपेंड करता है, समटाइम इसकी ना जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड है ये इसको डिपेंड नहीं करते RNN को, क्योंकि जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है इसने अपने आप को खुद ब खुद ही सीक्वेंस में लेके आ जाना होता है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैटर्स। और एवरी टाइम जब भी हम कोई सीक्वेंस ऑफ वर्ड की बात करते हैं तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सबसे पहला आता है उसमें। उसकी सर रीज़न ये है ना कि जब हम अब जैसे यहाँ पे है मैं पूरा एक म्यूजिक मेलोडी जो है टाइम सिटी की जो है वो ऐड अप करूँगा, वो है क्या? अगर मैं आपको एक RCNN जो है वो म्यूजिक के लिए सबसे पहले यूज होता है। RCNN म्यूजिक जनरेशन, RCNN ये सर जब न्यूरल नेटवर्क या CNN या इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिन्होंने म्यूजिक जनरेशन में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो अब प्रॉब्लम उनके साथ ये आती थी कि सीक्वेंस में कोई म्यूजिक नहीं बनता था। इसमें बहुत से PDF और बहुत सी कलेक्शंस अवेलेबल हैं इसमें म्यूजिक को जनरेट कैसे किया जाता है। AR रहमान ने एक्चुअली इसी को यूज करके अपने सीक्वेंस ऑफ सिस्टम्स को डिजाइन किया था, जिसमें उसके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसी भी चीज को इजीली वाइब्रेट करवा सकते थे। सो दैट्स ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ AR रहमान। तो उसमें सीक्वेंस ऑफ म्यूजिक जो था CNN का वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी
बहुत से लोग इसी तरह के काम करते रहे हैं। ये पूरा इसकी पीडीएफ जो है मैं ट्राई करता हूँ आपको एक दे दूँ। हम लोग क्या करें, हम लोग इस लेवल पे काम नहीं करें, हम लोग इसको RCNN के ऊपर ले गए हैं। RCNN सॉरी RCNN से ऊपर ले गए हैं। RCNN से ऊपर जाने का मकसद ये था कि जब हमारे पास बाइनरी कोडेड कोई वैल्यू आती है, वेन एवर वी गोइंग टू गेट द बाइनरी कोडेड वैल्यू, तो ये इसको खुद ही ट्रांसलेट करके दे, हमें ट्रांसलेटर को यूज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि आपने ये वन वे इनपुट है, आपने इनपुट दी, आपको साथ ही आउटपुट मिल गई। ये मैनी टू वन है, मैनी टू मैनी है। एंड ये वो इनपुट है या आउटपुट है जिसमें हम डाउटफुल होते हैं। इसमें डाउट नहीं होता क्योंकि इसमें इनपुट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आउटपुट आपकी एक ही होती है। जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। जैसे अगर हम इसको डिस्कस करें तो यही है कि अगर आपकी इनपुट 2 या 3 है तो आपकी आउटपुट सिर्फ एक ही होगी। दरमियान की हिडन लेयर्स आप जितनी मर्जी बना दो, वो डिपेंडेंट नहीं होती। तो इट मीन्स कि जब हम काम कर रहे होते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे, तो इसकी इनपुट अगर एक और एक ही आउटपुट है, दैट इज द बेस्ट वे टू यूज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अदरवाइज जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो मैनी टू मैनी अगर फंक्शन पे जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसी? कि हमें हर जो इनपुट वेक्टर है उसके अगेंस्ट एक आउटपुट वेक्टर भी चाहिए होगा। तो मैनी टू मैनी में हमारे पास तो आउटपुट्स की जो तादाद है वही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम है हमारी इनपुट आपस में कनेक्टेड, लेकिन जब आउटपुट एक से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास प्रॉब्लम ये जनरेट होगी कि हमारे पास एक आउटपुट नहीं है। तो एक तरह से फायदा ये होगा इसका कि किस जिसको जो आउटपुट चाहिए वो पिक कर सकता है। लेकिन वायल इन मशीन, जब आप मशीन से इसको डील करवा रहे हैं इस नेटवर्क को, तो अगर आपकी एक से ज़्यादा आउटपुट होगी, सपोज करें जो दूसरी आउटपुट है वो किसी और के लिए नुकसानदेह, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो आउटपुट जो है उसको तबाह कर देगी। तो इस वजह से जो मैनी टू मैनी जो फंक्शन होते हैं वो हम मोस्टली यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हम प्रेफर ये करते हैं कि इनपुट बेशक ज़्यादा हो जाए लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा एक ही आए। क्योंकि जब आउटपुट एक आएगी तो हमें हर चीज़ का पहले से आइडिया होगा कि जब आउटपुट ने एक ही आना है, हर फंक्शन के थ्रू आउटपुट ने एक ही आना है, तो हम किसी को भी इसमें ऐड और डिलीट बहुत इजीली करवा सकते हैं। तो जब ऐड और डिलीट करवा सकते थे तो रिकरेंट सेल ने अपने आप को वही फॉर्मूला दोबारा लेके आना है। अब वो फॉर्मूला क्या है? सेल स्टेट। जैसे हमारे पास स्टेट स्पेस होती थी, ये सेल स्टेट है। फंक्शन पैरामीटराइज्ड बाय डब्ल्यू, वेट। वेट से वेट यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे तो हमारे पास वेट अवेलेबल होंगे, यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे कोई ना कोई वेट हमारे पास अवेलेबल होंगे। इन दिस केस हमारे पास वेट्स टेक्निकली तो कोई नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन बना होगा उसमें कहीं ना कहीं से तो वेट हमारे पास ऐड हुए हुए हैं। सो कहीं ना कहीं से जो वेट है वो ऐड अप ही होंगे। तो इस वजह से हम जेनेरिक वेट्स इससे उठा लेते हैं कि इसके जेनेरिकली कोई भी वेट इसको असाइन होंगे। अब हमारा डेटा जो है वो न्यू स्टेट पे शिफ्ट हुआ है, मतलब पुरानी पे और डेटा नहीं आया तो हमने दोबारा उसको रीड उसको ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद टेस्ट किया, तो इट मींस योर डेटा इनपुट राइट नाउ इज 1.1। तो उसमें एक पहले ऐड हो जाएगा या एक माइनस हो जाएगा, दैट्स अप टू यू। जो भी आप उसमें करवाना चाहो, या ओल्ड स्टेट फाइंड आउट करना चाहो तो वहां से उसको एक को माइनस कर दें। एंड देन इनपुट वेक्टर एट टाइम स्टेप। आपके टाइम स्टेप पे एक इनपुट वेक्टर भी होता है। अब उस इनपुट वेक्टर को हम क्रिएट भी कर रहे होते हैं और उसको उड़ा भी देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी मैटर करती हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है और क्या चीज़ कैसे नहीं होनी चाहिए। अब फैक्टर नंबर 1 इस इनपुट के अगेंस्ट में, जब भी हमने आर एन एन की इंट्यूशन लिखनी है, इंट्यूशन जब भी हम इसकी इंट्यूशन लिखेंगे, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू राइट द इंट्यूशन ऑफ आर एन एन, तो इसने अपने आप को रिकरेंट और सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में हमेशा रखना है। अब इसमें आते हैं, इसके सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ से इसकी एक फिजिकल लाइब्रेरी बाय कर ली, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के कितने हैं, तो वो जीपीयू में स्टोर हो जाएंगे। तो मैं अब इसको रन करता हूँ।
इट विल टेक अ व्हाइल के, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो पिछला भी ऐड होना है और उसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड होनी है, so that may take a little bit time. तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम आगे पीछे देखते हैं इसके। अच्छा, अब उस सेंटेंस में अगर कुछ भी आया जैसे आई लव रिकरेंट न्यूरल, तो इस सेंटेंस को अब डिवाइड कर दिया जाएगा हिडन लेयर्स के ऊपर, हिडन लेयर की सीक्वेंस के ऊपर। इट मींस कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा हिडन लेयर की सीक्वेंस के ऊपर। तो वो सीक्वेंस ऑफ हिडन लेयर जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ होता है और n-1 तक जाता है, ताकि हम दूसरा जो वेरिएबल है वो भी उसके साथ ऐड अप कर सकें। अब दूसरे वेरिएबल को जब ऐड करने लगते हैं तो इट मींस कि हर सेंटेंस का सीक्वेंस जो होगा वो हिडन स्टेट पे जाएगा, हिडन स्टेट के बाद वो आगे प्रेडिक्ट पे जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला इसका ये था, इनपुट हमारे पास इनपुट क्या है, एक्स ऑफ टी, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस टाइम ने हिडन लेयर को अपडेट कर दिया और एट द एंड हमें आउटपुट मिल गई कि हमें क्या आउटपुट रिक्वायर्ड थी। अब ये आई कैसे? अब मैं यहाँ पे डेटा सेट जो है उसको इंपोर्ट करता हूँ जो ऑलरेडी मेरा किस में पड़ा होगा, एमएलडी के अंदर, एमडीएल के अंदर। एमडीएल ऑनलाइन डेटाबेस रिपोजिटरी है जो कि किसी भी तरह की जो आपको लाइब्रेरी रिक्वायर्ड हो वो यहाँ से आप इजीली फिट आउट कर सकते हो। इसको पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है फंक्शन टूल के थ्रू, और पाइथन आई पाइथन को गलत तरीके से यूज़ करवाया यहाँ पे। तो इस वजह से इसको ऑलरेडी पता है कि आप यहाँ पे किसी सीक्वेंस ऑफ लाइब्रेरी की बात कर रहे हो जिसमें कोई साउंड की कोई फाइल अवेलेबल होगी या कोई भी ऐसी चीज़ फाइल अवेलेबल होगी। अब इसको एग्जांपल में से टोटल ऑनलाइन 816 सॉन्ग्स मिले हैं जिसके कुछ लिरिक्स ट्यून के कुछ ऐसे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ट्यून के लिरिक्स के ऊपर ये कहता हूँ कि मुझे इस पे सॉन्ग जनरेट करके दो। सो मैंने यहाँ पे फाइल लिखी mdl.label .play अंडरस्कोर सॉन्ग। तो ये फंक्शन मुझे इस ऑडियो फाइल को बनाएगा और प्ले करके देगा। गुड हो गया। अब मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो मेरे पास ये साउंड जो है वो प्ले हो जाएगी। सो ये हमारे पास वो साउंड है जो हमने अभी यहाँ से क्रिएट करवाई है। ये क्रिएट कैसे हुई है, आई पाइथन के थ्रू। अब जब हर चीज हिडन लेयर के ऊपर स्टेट हो गई थी तो उसने हर चीज को यहाँ पे आउटपुट की सूरत में स्टोर करवा दिया या आउटपुट की सूरत में दिखाना शुरू कर दिया। आरसीएनएन का मकसद यही होता है कि अपनी एक इनपुट को जो हमने किसी जगह से इंपोर्ट की होती है उसको शो करे कि वो क्या है। अब बारी आई हमारी प्रेडिक्शन की। इस सॉन्ग को या जो ट्यून है इसको जोड़ने के बाद हम इसमें से सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वोकल्स और वोकेबलरी या बैग ऑफ वर्ड्स सारा कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसकी आउटपुट में जस्ट आपको ये चीज शो होगी। देर आर 83 सीक्वेंस करेक्टर इन द डेटा सेट। इट मीन्स कि टोटल डेटा सेट में से 816 के डेटा सेट में से हमें जो सिर्फ चीज वो यूनिक कह रहा है दैट इज 83। इट मीन्स कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिपीट हो चुकी है। इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन रिपीट हुई है, टेंजेंट लाइन उसके पास आएगी और ये कुछ इस तरह नजर आएगा। जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन कुछ यूज हो चुकी है पहले एक दफा, तो हम सेम वेट जो है बाकियों पे भी ऐड कर देंगे। सेम वेट मैट्रिसेस जो है वो उस पे भी बाकियों पे भी ऐड हो जाएगा। अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो लॉस हुई है। इट मीन्स कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे लॉस भी चेक करना है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस कितनी हुई है।
फीड फॉरवर्ड करने के बाद जब फीड फॉरवर्ड करके अपना लॉस स्टेटमेंट फाइंड आउट करें, इट मींस कि देयर आर समथिंग जो लॉस हुआ था, तो आरसीएनएन को दोबारा हम आएंगे, उस पर एक उसका सेल ड्रॉ करेंगे, सेल को ये बताएंगे कि व्हाट वी नीड राइट नाउ, तो हम उसके वेट्स, उसका सेल्फ और उन वेट्स की इनपुट और आउटपुट दोनों को मेजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके करेक्टर लिए। अब यहाँ पे मैं इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ कि जो उसके करेक्टर्स हैं जिप में या जिप से बाहर, मुझे उसको मेजर करके दो, उसका फॉर्मेट बता के दो। सो दिस इज माई फॉर्मेट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है, और ये उसके रोमन फॉर्मेट्स हैं जो म्यूजिक ने IPython के थ्रू खुद से पिक किए हैं, जो हमने इसको नहीं कहा कि पिक करे। इट मीन्स कि हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, एक वैल्यू में कुछ डेटा ऐड है, उस डेटा में से हम अपनी इंफॉर्मेशन अब निकाल रहे हैं। अब पहली इंफॉर्मेशन कि ये लेयर्स ने अपने आप को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। सो कीरा ने अपने आप को इम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि सिंपल आरएनएन को देखना है कि सिंपल आरएनएन में क्या आ रहा है। अब जब इंफॉर्मेशन ठीक आ गई या नहीं आई, तो हम बैक प्रोपेगेट करके उन सारी इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे जो एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड थी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हम उसके लिए IPython यूज कर रहे हैं, तो जब IPython फेल हो गया तो हमें अब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट इंफॉर्मेशन इन द फीड फॉरवर्ड मॉडल। अब फीड फॉरवर्ड में बैक प्रोपेगेशन मॉडल डील कैसे करेगा, ये अपने आप को बैक प्रोपेगेट करवाएगा यहाँ से वापस। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसकी जो लैब है उस पर लेके आता हूँ। अब इसको डीवेक्टराइज कर देंगे, क्यों? क्योंकि आप हमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल चुकी है, इस इंफॉर्मेशन को डीवेक्टराइज किया और अब उस कॉर्ड पे जाएंगे जिस कॉर्ड से इंफॉर्मेशन रिलीज हुई थी। सो ये वो कॉर्ड है जहां से इंफॉर्मेशन रिलीज हुई थी, 49 22 14 0 45 22 26 69 1 एंड 27। सो 22 एक ऐसी कॉर्ड है जहां से इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन जो है वो दोबारा दोबारा रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे इसका हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग में कर क्या रहे हैं, गेट बैच, वेक्टराइज सॉन्ग, सीक्वेंस लेंथ और बैच साइज, ये हमारे पास एक ये चीज आ जाएगी, और एक हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ सॉन्ग जो हमने यहाँ पे इसका राउट करवाया है। सीक्वेंस ऑफ सॉन्ग आ गया। हर सॉन्ग के जो वर्ड्स हैं उसको रेंडमली शफल्ड कर दिया कि कोई भी वर्ड इसमें से किसी भी तरह का आप खुद ही चूज करो। सो ये रेंडमली शफल्ड वर्ड्स हैं जिसको आप किसी भी तरीके से, ये एल्गोरिदम खुद ही चूज करेगा। अब मैंने पहले इनपुट दी, अब वो सारे लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस निकाल के एक साइड पे रख देगा जिस पे वो वर्ड्स डिजाइन हुए हैं, जिन पे वो वर्ड्स डिजाइन हुए हैं। कौन से वर्ड्स? ये वाले वर्ड्स डिजाइन हुए हैं, ये वाले। अब इन सीक्वेंस के ऊपर जाने के बाद, वर्ड्स की डिजाइनिंग फाइंड आउट करने के बाद, हम हर वर्ड को आउटपुट से मैच करवाएंगे। मैच करवाने के बाद एक नई आउटपुट और नए दो बैचेस जनरेट करेंगे, उनके ऊपर फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या ये जो हमने वैल्यू अब जनरेट की है ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है। अगर एक्यूरेट है तो कितनी एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट नहीं है तो कितनी एक्यूरेट नहीं है। सो सारे टेस्ट पास करने के बाद यहाँ पे हम हर सीक्वेंस ऑफ जो वेक्टर है उसको एक नया सीक्वेंस का पता बताएंगे। सो दिस इज 4 स्टेप, और हर स्टेप के ऊपर हमने एक नया सीक्वेंस अब उसको दे दिया। जो यहाँ पे सीक्वेंस था और जो यहाँ पे सीक्वेंस था, दोनों सीक्वेंस हमने अब डिस्कार्ड करके एक नए सीक्वेंस ऑफ वर्ड इसको ऐड करवा दिए 4 से 5 स्टेप्स के अंदर अंदर। अब ये 4 से 5 स्टेप के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड ऐड हुए हैं, सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो इसमें ऐड हुए हैं, अब यहाँ पे RCNN के मॉडल अप्लाई करके जो कीरा के इसके अंदर से आता है लाइब्रेरी से, यहाँ पे हम जो एल्गोरिथम इसके साथ यूज कर रहे हैं वो है LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे हमने इसका एक फंक्शन बनाया और इसको ये बताया कि इसकी हिडन लेयर्स पे कितना काम हो रहा है। तो इसकी जितनी भी डेंस हिडन लेयर्स हैं, जितनी भी सारी वो कनेक्टेड है LSTM के अंदर। इसमें RNN यूनिट हमने रन किया, इसके सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस के साथ इसका इनिशियलाइज और एक्टिवेटर दे दिया, ये बाय डिफॉल्ट है, और इसकी स्टेट को कॉल कर दिया। बाय डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद, बाय डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद, इन सारे फंक्शंस को कॉल करने के बाद, बैक प्रोपेगेशन पे जाने से पहले
हमने इन सारे फंक्शन का एक मॉडल बिल्डअप कर दिया कंप्लीट, जिसमें हमने ये बताया कि जो हमारे पास नेटवर्क यूनिट तैयार हुआ है उसकी एक बैच फाइल होती है या बैच फाइल साइज होता है, हम उसको गेट करेंगे और हर लेयर पे उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे LSTM के साथ। जब LSTM के साथ सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, तो अब हम हर उस लाइब्रेरी को बताएंगे जो भी वोकल कॉर्ड्स आए थे ऊपर उन सारों का साइज देखो, उस सारों का साइज क्या है। वोकल कॉर्ड्स जो हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं ये वाले, इन सब का साइज चेक किया जाएगा और लॉन्गेस्ट साइज को उठा के अलग कर दिया जाएगा। अलग कर लेते हैं, बल्कि किया नहीं जाएगा अलग, इसको कर लेते हैं। ये हमने उन वोकल कॉर्ड्स को अलग कर लिया और इसका जो बैच साइज बना दिया वो 32 बिट का बना दिया। इट मीन्स कि हर बैच के अंदर 2 या 3 वोकल कॉर्ड्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें कॉर्ड्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। ओके, वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पे हम इस मॉडल की समरी को प्रिंट करवा देते हैं। इस मॉडल ने हमें रन करके क्या दिया। सो टोटल जो एम्बेडिंग था वो 32 का, तो टोटल हमारे पास जो कॉर्ड्स बनी है दैट इज 21,000, सॉरी 2,12,000, 21,248। LSTM ने जो कोड्स दिए हैं दैट इज 52,46,700 एंड 900 7 46,976। अब जो डेंस लेयर्स हैं, डेंस लेयर्स मतलब जो कि ये वाली लेयर्स होती हैं, इनको डेंस लेयर कहते हैं। अब इसके अंदर जो इसकी डेंस लेयर्स हैं वो भी 85,075 रह गई हैं। अब डेंस लेयर पे हम सारी चीज़ें रीडिज़ाइन करवाते हैं इस मॉडल के ऊपर, ताकि हम यूज़र को ये बता सके कि आपकी जो वैल्यू है वो ठीक है या गलत है। हमारे पास जो इनपुट शेप है दैट इज 3200, ये बैच साइज है, लेकिन जो प्रोडिक्शन शेप साइज आया दैट इज 3283। इट मींस 83 विल गोना रिप्लेस या तो 100 को या 32 को, लेकिन 32 हमारे पास टोटल वोकल कॉर्ड्स हैं तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। हमारा जो 83 है इट गोना रिप्लेस 100, जो सीक्वेंस लेंथ है उसको ये रिप्लेस कर देगा। इसमें से रिप्लेस करने से होगा ये कि जो हमारा ये जो ऊपर म्यूजिक जो बजता हुआ हमें अभी नजर आया था, जो म्यूजिक इजीली प्लेएबल होता, ये प्लेएबल की बजाय हम इसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स अगर और ऐड करें तो वी आर एबल टू रिकग्नाइज कि हम ये किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मोस्टली आप में से इस लोग जो हैं वो इस म्यूजिक को बहुत इजीली पहचान गए होंगे कि किसका म्यूजिक है। इसमें जो सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड्स है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे जो म्यूजिक क्या कुछ भी एक चीज़ है वो किस तरह गेट होगी, किस तरह गेट नहीं होगी। अब फैक्टर ये आता है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड आया जब उसमें बैच चेंज हो गया तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है टोटल बैच पे या नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली विल सी द अरे जो है वो टोटल डिस्टर्ब्ड अरे आ गई है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अरे देखो, यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेक करो, मैक्सिमम 19 तक जा रही है, और अब वैल्यूज चेक करें तो हमारे पास वैल्यूज ही कुछ और हो गई है। अब इन वैल्यूज को पेनिट्रेट करवाने के लिए, मतलब कहने का इस डेंस लेयर से इन वैल्यूज को यहाँ तक लाने के लिए हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है। दैट इज कि ये लेयर्स यहाँ पे खुद ब खुद ही काम स्टार्ट कर दें। ये वो डेटा है जहाँ से इसने अपनी आपको खुद से लेयर का जो डेटा है वो इसने अपना ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। अब डेटा जब ऐड करना स्टार्ट हो गया इट मीन्स हमें अपने मॉडल का ट्रेनिंग भी करनी है और लॉस ऑपरेशन भी लिखने हैं। मैंने कंप्यूट पहले लॉस निकाल लूंगा, लॉस मैं इससे कंप्यूट करूंगा इस फंक्शन से, ये वाला से। इससे पैरामीटराइज फंक्शन से मैं अपना लॉस मैट्रिक्स जो है वो निकालूंगा, मेरा जो मैट्रिक्स है वो लॉस फंक्शन में कितना आ रहा है। तो गेटेड सेल जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है, अभी हमारा जो गेटेड सेल है जो कोड के अंदर है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज कंप्यूट
लॉस, तुम्हारी कंप्यूट लॉस में भी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेबल्स भी और लॉन्गिट्यूड्स भी। इट मीन्स कि एक कॉलम जो है वो लेबल से भरा हुआ और एक उसके लैटिट्यूडल इंफॉर्मेशन से भरा हुआ। अब सिर्फ मैं ऑटोमेटिकली फंक्शन से ही सिर्फ लॉस निकालूंगा कि मैंने अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फंक्शन लिख दिया जिसकी वजह से मुझे मेरा लॉस जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। कैसे? मैंने कीरा की लाइब्रेरी को कहा मुझे लॉस निकाल के दो जो स्पेयर हुआ था कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी में। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ये वाली है जिसमें मेरे पास कैटेगरी डिफाइन है, लेकिन मुझे प्रॉपर्ली ये नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी को किसके पास लेके जाना है। तो यहाँ पे मेरा लॉस फंक्शन डिफाइन हो गया, क्रॉस वैलिडेशन हो गई। क्रॉस वैलिडेशन होने के बाद हम एग्जाम्पल एक और जनरेट करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि अब क्या जो चीज़ जनरेट हुई है वो वैसी है या चेंज हो गई है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, प्रिडिक्शन शेप 3283 हो गया और जो स्केलर लॉस है दैट इज 4.4। इट मींस कि हमारा जो स्केलर लॉस है वो बहुत कम हो गया इंस्टेड ऑफ दिस बैच साइज। तो आप ये कह रहे होंगे कि ऊपर वाला जो है वो ऑप्टिमाइज है, नीचे वाले की वैल्यू जो है वो 83 है। तो जो नीचे वाली की वैल्यू जो 83 है दैट इज एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर साउंड, क्योंकि आप 83 डेसिबल तक इजीली सुन सकते हो। जब आपकी 100 डेसिबल पे कोई चीज़ जाती है तो आपको फील होता है कि ये शोर हो रहा है या कोई चीखें मार रहा है। अब इस वैल्यू को कितने टाइम तक प्रिडिक्ट करवाना है? 2000 टाइम तक ये प्रिडिक्ट होगा, 2000 टाइम तक ये चलता जाएगा, तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। जब वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आके आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो नए लिखे जाते हैं। सो इनके वोकल कॉर्ड्स ऊपर नीचे भी चेंज भी होंगे। सो ये 2000 टाइम चल रहे हैं, अभी तो 390 हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइम हमेशा अभी स्मॉलर ही जा रहा है, टाइम ग्रेटर नहीं हुआ। एक जगह पे होता है तो फिर भी हाँ अब टाइम ग्रेटर हो गया है, लेकिन स्टिल अभी भी दूसरी साइड पे ही ग्रेटर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे 34-32 सेकेंड्स हो चुके हैं, लेकिन अभी टाइम स्टिल ग्रेटर दूसरी साइड पे ही चल रहा है। गुड हो गया। अब 47 और ये तकरीबन है 4000 और ये 41.575 बिट पर सेकंड के अंदर जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज 47। तो ये 47 का ये वाला ग्राफ है। जब वैल्यू हमारे पास शुरू हुई थी उसकी वैल्यू और थी। राइट नाउ हमारे पास ग्राफ ये है। इट मीन्स कि हम अपनी नई म्यूजिक की वॉक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नए म्यूजिक के वॉक्स को जनरेट कर दी दैट इज 1 नन और 256। और अगर आप ऊपर जाके देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये टोटली चेंज थी, जिसमें हमारे पास वोकल्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज टोटली डिफरेंट। जिसमें इसमें पैरामीटर जो था वो 3283 का था, अब जो पैरामीटर है वो टोटली चेंज हो गया है। अब जो पैरामीटर हो गया दैट इज 1 नन और 256। और LSTM के ऊपर जो है 1 नन 2024। इट मीन्स 1024 ये वाला डबल हो गया, बाकी सारा सेम रहा। अब इसके डबल होने की वजह से हमारी जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन प्रोसीजर वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं पहले रन करता हूँ, फिर मैं आपको इसके लिए इजीली समझा देता हूँ कि प्रिडिक्शन प्रोसेस चेंज होने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। मैंने एक फंक्शन बनाया जनरेट टेक्स्ट। मेरे पास ऊपर जो भी वैल्यू थी उसकी म्यूज़िक की फॉर्मेशन में वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में जनरेट हो जाएगी। जब टेक्स्ट में जनरेट होगी हमने उसमें से सारे एरर्स फाइंड आउट कर लिए, कौन कौन सा एरर है, क्यों है, किस तरह है। एरर जब फाइंड आउट हो गए तो हमने एरर्स जितने भी थे वो अलग कर दिए और जो सेंटेंस थे उसमें से बन रहे थे उसको अलग कर लिया। मतलब कहने का आपकी जो ये लेयर्स हैं, अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं हिडन लेयर्स पे। अब ये LSTM ये काम कर रहा है हमारा एक्चुअल में। इसने लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ने
हर वो काम किया है जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था कि कोई भी बंदा हमें इंटरप्ट ना करे। जब कोई बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, उसका मॉडल डिसाइड हो जाएगा, LSTM जो है। और LSTM जो है वो अपने मॉडल के अंदर से जो है TQDM इसकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेगा और इसको शो कर देगा। जब शो करेगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू को कोई ना कोई गारंटीड वैल्यूज चाहिए। जब इसकी गारंटीड वैल्यू आएगी तो वो ऑलमोस्ट क्या, वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑन 10 सेकेंड, और यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है दैट इज़ ऑन 4 सेकेंड्स। तो जब ये इस तरह कुछ होगा तो हम अब वो जो ऊपर जो मेलोडी लिखी थी, जो ऊपर मेलोडी बनी थी, वो ज़ीरो हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं रह जाएगी। अब दोबारा यहाँ पे सॉन्ग जब इम्पोर्ट करते हैं तो हमें हर वैल्यू जो है वो कुछ और मिलेगी, एंड दैट वैल्यू इज़ दिस सॉन्ग जो डीप लर्निंग ने जनरेट किया है, जो कि पीछे अब ज़ीरो है। सो इस वजह से ये क्लिक होने के बाद भी कोई चीज़ शो अब शो कर रहा है। सो दिस इज़ दैट सॉन्ग जो हमने इन वैल्यूज़ के साथ जनरेट किया है। साउंड कह सकते हैं, एक सॉन्ग कह सकते हैं, एक प्रोसीजरल प्रोसेस कह सकते हैं जो इसमें ऐड हुआ है। सो आप ये खुद भी अपने पास यहाँ पे, अगर आप ट्विटर का अपना एड्रेस है तो वहाँ पे आप इसको खुद भी अपने पास से अपलोड कर सकते हैं। आप खुद भी इस पे चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ ट्विटर पे, अगर मैं अपना खुद से अपने आप को भी लॉग इन करूँ या इस पे अपलोड करना चाहूँ तो मैं अपने ट्विटर पे भी इसको अपलोड करवा सकता हूँ। जस्ट मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी कि मेरे अपनी प्रोफाइल का जो एड्रेस है मुझे वो आ जाए। सो मेरी प्रोफाइल का एड्रेस कुछ ये है। मैं यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने ट्विटर पे इसको अपलोड कर सकें इफ़ यू वांट टू। तो ये आपके ट्विटर अकाउंट पे जाके स्टेटस में अपलोड हो जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटस शो नहीं किया था, तो स्टेटस में जाके ये अपलोड आप इजीली कर सकते हो। कि ये इसने यहाँ पे अपनी स्टेटस आईडी शो की हुई है, तो स्टेटस आईडी के थ्रू इसको इजीली रन करवा सकते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम थी जो हम एक्चुअली टेंसरफ्लो से रीड करते हैं। अब हमारे पास है एक और लैब, लैब नंबर 2, जो हमें RNN की एप्लीकेशन में लेके जाएगा। मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक रन किया हुआ है, तो ये लैब 1 की लैब 2। इसमें अब हमें ये देखना है कि जो डायबिटीज़ होते हैं या इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायबिटिक सॉल्यूशंस को हम कैसे अब प्रेडिक्ट करेंगे। तो दैट इज़ आवर पार्ट। एक कोड भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस कोड को भी देख सकें कि इस कोड में क्या चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही होती है। So we can easily use the transformation of code as well as हम इसको कैसे और डील कर रहे होते हैं। कंप्यूटर विजन को भी ये वही है। अब इसमें ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ तो पहले एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ हमने अपना डेटा सेट चेंज करना है और डेटा सेट के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, और उसकी वैल्यू चेंज करने के बाद हमने इसके अंदर वो वैल्यू ऐड करनी है जो RCNN एप्लीकेशंस में ऐड की जाती है। म्यूज़िक जनरेशन के अलावा भी जो भी वैल्यू इसके अंदर साथ साथ ऐड होती है, अब हमने इसके साथ वो ऐड करनी है। और इसके लिए हमें अब अपने न्यूरल नेटवर्क की जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी साथ साथ देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इम्पीरियल लॉस भी इसमें कैलकुलेट होगा और म्यूज़िक जनरेशन में भी हम इस चीज़ को ऐड अप कर रहे होंगे।